अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लास्ट टर्म पे हमारा डिस्कशन हो चुका था, पहली क्लास हम डिस्कशन कर चुके हैं और अफसोस की बात ये रही है कि 160 लोगों में से केवल 6 लोगों ने ज्वाइन किया है। तो कोशिश करें इसको आगे प्रोपोगेट करने की। लास्ट टाइम पे जो डिस्कशन हो चुका है वो गिफ्ट क्या होता है इसके बारे में हो चुका है कि गिफ्ट अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट करना हो बिटवीन दी किड्स के बीच में, अपनी औलाद के बीच में, तो इक्वल करें, अपनी लाइफ में दिया जाएगा। दूसरा था विल का कॉन्सेप्ट। विल अपनी लाइफ में आप लिखेंगे लेकिन दैट विल बी इम्प्लीमेंट आफ्टर द डेथ, और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया दैट इज़ 1/3 है। इससे कम कर सकते हैं या इक्वल टू कर सकते हैं। हदीस मुबारक सारी मैंने ऊपर कोट कर रखी है, वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं। तीसरा पार्ट ये डिस्कशन किया था कि इनहेरिटेंस का पिक्चर में आएगा तो आफ्टर द डेथ ही इनहेरिटेंस होगा, और इनहेरिटेंस को निकालने के लिए, विल को निकालने के लिए हमें कुछ फार्मूले ड्राइव हमने किए थे। और ये बताया था कि जब कोई शख्स मर जाता है तो सबसे पहले उसका फनरल होगा, फिर कर्ज डेप्थ होगा, फिर आपके पास विल और इनहेरिटेंस होगा। दैट इज़ द ऑर्डर। फिर हमने एक क्वेश्चन लिया था कि अगर किसी के पास 1 लाख रुपए हों और फनरल अमाउंट उसके ऊपर 10,000 रुपये खर्च हो जाए और कर्ज उसके ऊपर 30,000 का हो, और उसने विल जो है अगर 25,000 की हो, तो क्या ये विल उसने सही की है? ऐसा तो नहीं, दैट अमाउंट इज एक्सीडिंग फ्रॉम दी 1/3। उसको हम वेरीफाई करेंगे, फिर इनहेरिटेंस अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे विल को निकालने के लिए एक फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने लिखा था कि जो टीपीए है, टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट, उसमें से फनरल अमाउंट को और कर्ज को माइनस कर दिया जाएगा, दैट इज़ 40,000। और 1 लाख में से 40,000 जब डिडक्ट करेंगे और उसको बाई 3 कर देंगे तो ये 60,000 आ जाएगा, और बाई 3 कर देंगे तो 20,000 का बिल होना चाहिए, 20,000 का बिल होना चाहिए, ना कि बिल होना चाहिए कितना, 25,000 का। तो इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया जाएगा, 20 कर दिया जाएगा। और इनहेरिटेंस अमाउंट को निकालने का फार्मूला ये था कि टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट, यानी जो भी स्टेट है, कार, कोठी, बंगला, हीरे जवाहरात जो भी है, उसको सबका अमाउंट लेकर उसमें से फनरल अमाउंट और जो आपके पास कर्ज का अमाउंट और जो विल का अमाउंट है, उन तीनों को निकाल दिया जाए तो 1 लाख में से 60,000 रुपये डिडक्ट हो जाएगा और 40,000 पर इनहेरिटेंस तकसीम की जाएगी वारिसों के बीच में। तो एक क्वेश्चन लिया गया था, वो क्वेश्चन हमने आगे सॉल्व किया था, फिर डिस्कशन किया था कि 411 में, यानी आयत करीमा कुरान करीम की, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यूसिकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम, आयत नंबर 11 शुरू होती है। वलकुम निस्फ़ु मा तरका, ये 12 शुरू होती है। और यस्तफ्तूना का आयत नंबर 176 है। तो किस किस में किसके शेयर्स हैं वो डिस्कशन किया गया था और ये क्वेश्चन लिया गया था। दैट वाज दी फर्स्ट क्लास। आज जो शुरू करेंगे इंशाल्लाह वो, ये जो सिलेबस हमने डिफाइंड किया है, इस सिलेबस को लेके करेंगे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? जो भी लोग मौजूद हैं फिलहाल, जितने भी हैं, कोशिश करें कि इतने बने रहें। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? आगे प्रोसीड किया जाए। भाई अगर आप सवाल जवाब नहीं होगा तो पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत पेश आती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हुमा खालिद, जावेद साहब, शहजाद साहब, एडवोकेट मुश्ताक साहब, किसी को आवाज़ नहीं जा रही है मेरी क्या? आगे बढ़िए हुक्म। जी जी, शुक्रिया। आज का डिस्कशन है, स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से लेके चलेंगे। ये पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया कि मरने वाले ने अपने पीछे एक बेटे को और एक बेटी को छोड़ा है, बस दो ही लोग हैं और कुछ नहीं है। यानी जब इतने ही है तो इतना ही मानना पड़ेगा। तो कुरान करीम की आयत नंबर 11 के अकॉर्डिंग, सूरह निसा की 4:11 के अकॉर्डिंग, 4:11 के अकॉर्डिंग
युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। एक जो भी आपके पास मेल है उसके दो हिस्से हैं, यानी बेटे के दो हिस्से हैं, इसके दो शेयर हैं। क्यों है ये अल्लाह तबारक ताला बेटर जानते हैं। जो रूल डिफाइंड है हमने उस पर काम करना है। और इसका एक शेयर है। तो अगर ये केवल दो ही लोग मौजूद हैं, एक बेटा है और एक बेटी है, तो मरने वाले की जो भी पूरी संपत्ति है, जो इनहेरिटेंस अमाउंट है, अगर हम उसको मान लें, जो कफन दफन कर्ज और विल वगैरह के बाद निकल कर आया है, अगर हम कंसीडर करते हैं कि इनहेरिटेंस अमाउंट फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपए है, इनहेरिटेंस अमाउंट सपोज करें 3 लाख रुपए है, तो ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा? इट्स वेरी सिंपल। दो शेयर ये एस है। अगर बेटा एक है तो एक बार एस लिख लीजिए, एक है तो एक बार डी लिख लीजिए, और 2+1, बेटे के नीचे 2 लिख दीजिए, बेटी के नीचे 1 लिख दीजिए। ये कितना हो गया? 3 हो गया। तो 3 का मतलब हो गया कि ये टोटल डिवीजन होना है, टोटल डिवीजन होना है। तो एक जो शेयर आप निकालेंगे, दैट विल बी द इनहेरिटेंस अमाउंट ऑब्लिक टोटल डिवीजन। दैट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द वन शेयर। तो सिंपल सा है, हर एक निकाल सकता है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। इसको 3 से डिवाइड कर दिए, बिकॉज यहाँ पे 3 है, तो एक शेयर जो आ गया कितने का आ गया? 1 लाख रुपए का आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सन है उसको कितने जाने हैं? 2 शेयर जाने हैं। तो 2 × 1 लाख बराबर 2 लाख बेटे को चले गए, और 1 शेयर इंटू 1 लाख बराबर 1 लाख इसको चला गया। तो इट्स ए वेरी सिंपल कैलकुलेशन, कोई टफ नहीं था। अगला सवाल लेते हैं। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आराम से कॉपी पे नोट करें। वीडियो सुनने के बाद यहाँ पे फोकस करें, जो डिस्कशन किया जा रहा है। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो ज़रूर पूछें, अच्छा लगेगा मुझे। अगर मान लें मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं इसी बोर्ड के ऊपर कि यहाँ 3 अगर सन होते और 2 डॉटर होती और 3 लाख रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता, तो हम क्या करते? जी, कितने सन है? 3 सन है, तो हम क्या लिखते? एस प्लस एस प्लस एस। जितने सन होंगे उतने बार एस लिखेंगे, और जितनी बेटियां होंगी उतनी बार क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे। तो हर सन के नीचे 2 लिख दीजिए, 2+2+2, और हर बेटी के नीचे 1 लिख दीजिए। कितना आ गया ये? 2, 4, 6, 7, 8। यानी अगर कोई शख्स मरा, चाहे वो उनकी माँ मरी बच्चों की या बाप मरा, लेकिन छोड़े कितने? 3 बेटे और 2 बेटियां, तो हर बेटे का हिस्सा 2 है, 2 शेयर है। हर एक का, हर बेटी का 1 शेयर है। तो 6 हिस्से हो गए बेटों के, 2 बेटियों के 8 हो गए। तो अगर ये 3 लाख रुपए का यही अमाउंट होता हमारे पास, इसको हम बाकी को मैंने वो कर दें ताकि कंफ्यूजन ना हो लोगों को कि भाई 1 मिनट, क्योंकि हम दूसरा सवाल ले रहे हैं। और तो अब ये क्लियर हो जाएगा, इसको मैं ठीक कर देता हूँ दोबारा से। 2+2+, तो ये 8 हो गए। हर बेटे के कितने? 2 शेयर, हर बेटी का 1 शेयर। 3 लाख का अमाउंट है। 3 लाख के अमाउंट को हमने किससे डिवाइड करना पड़ेगा? कोई बताएगा? भाई क्लास में बोलते रहें प्लीज, चाहे आप मेरे से एज में बड़े हैं या छोटे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इल्म 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी? कैलकुलेटर ऑन करें, क्योंकि इट्स ए क्लास ऑफ लर्निंग ना, क्योंकि ये लेक्चर नहीं है कि
जो लेक्चर आपने पढ़ लिया 1/8 इसका होता है, 1/6 इसका होता है, इसको कैलकुलेशन बराए करम करना सीखें अपने हाथ से। 3 लाख को 8 से डिवाइड करें, कोई भी एक बंदा भी ये करे या सारे करें, जो भी करें, तो ये दूसरों के लिए भी प्लस पॉइंट होगा कि उनको भी इंटरेक्शन लगेगा, क्लास में चार्मिंग होगी, मज़ा आएगा। ये 3 लाख को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 37,500। 37,500। कितना? एक कोई बोल दे। 37,500। 37,500। 35,000। 37,000। 37,500। 37,500। इट्स ए करेक्ट, हाँ नॉट इन जी। डेसिमल एंड डॉट। नो सर। 37,500, इसका मतलब यहाँ पे आप लिख देंगे कि ईच जो सन हो गया उसका हिस्सा कितना हो जाएगा? दो। ये दो कहाँ से आया? दैट इज कमिंग फ्रॉम हेयर, राइट। और ये जो वैल्यू है 37, इसको आप यहाँ पे ले आइए। 37,500 कितनी वैल्यू हो गई? गुणा करें 2 से। 75,000। 75,000 75,000 किसको जाएगा? एक सन को। एक बेटे को। एक एक बेटे को 75,000 जाएगा। तो अब एक बेटे को 75,000 जाएगा, इसलिए 3 बेटों को कितना चला जाएगा? 3 बेटे को चला जाएगा हम्म, 2,25,000। 2 लाख 25 25,000। हजार सवा अब 2 लाख। हर बेटी को कितना जाएगा? सर ईच 37,000। ईच डॉटर को जाएगा 37,500। 37,500। 37,500। और तो 37,500, तो अब 37,500 दो बेटियां हैं, तो 2 डॉटर को कितना जाएगा? 75,000। 75,000। तो क्या ये 3 लाख पूरा हो गया? यस सर। हाँ। Yes. तो इस तरीके से आप करें तो जब ये वीडियो रिकॉर्ड होगी तो इंशाल्लाह दूसरों के लिए आपको भी सवाब मिलेगा कि भाई एक आप, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सीख रहे हैं, इसका मतलब पढ़ाने वाला भी ठीक है, पढ़ने वाले भी ठीक है। आवाज़ अगर यस नहीं आती है, क्योंकि मेरे को 27 साल पढ़ते पढ़ाते ही हो गए, जी। ठीक है, तो जब तक लूप नहीं बनता तब तक मज़ा नहीं आता। तो आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा किसी के यहाँ पे कितनी भी बेटी हो, कितनी भी बेटी हो, दैट इज द स्टैंडर्ड फार्मूला। ठीक है जी। सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी। सर अगर 3 लाख को हमने डिवाइड करना है तो सिर्फ सन और डॉटर में ही इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी या उसकी वाइफ हो या मदर हो? इसमें सन अभी और डॉटर ही दिया हुआ है। अब इफ वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू अवर करिकुलम, क्वेश्चन नंबर जी। 1 सेज डिस्ट्रीब्यूट करें इनहेरिटेंस में, केवल मरने वाले ने अपने पीछे छोड़ा ही इन्हीं को है, ओके और सर। कोई नहीं ओके। है। हाँ, वी हैव जी द जी। 20 क्वेश्चन, 120 ओनली। क्वेश्चन से इंशाल्लाह 3-4 महीने में कोर्स कवर हो जाएगा, सारी जी। जिज्ञासाएं खत्म हो जाएंगी, चिंता ना करें। ओके सर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलहाल ये कि जो बुक हमने इस्लामिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से, जो मास्टर बुक के 15 पन्नों की किताब है, 16 पन्नों की, उसको बार बार फॉलो करते रहे, सब कुछ मेन फार्मूलेज उसी में है। सर आप बुक अच्छा। का नेम लिख देंगे काइंडली, हम हाँ, परचेज कर लेंगे। सर मैं ये भी उसको बता दें कहाँ से हमें इजीली मिल जाएगा, ये हम मैं परचेज कर आप लेंगे। मैं आपको उस पर भेज देता हूँ सॉफ्ट कॉपी, अगर सॉफ्ट कॉपी से नहीं पढ़ पाते हैं तो आप वहाँ से फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। जी। सर एक क्वेश्चन और था सर, ये जो आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो वो हमें मिल सकता है क्या? हाँ, ये फ्री है, बिल्कुल टोटली फ्री है, पढ़ाई वढ़ाई सारी फ्री है, ये आपके पास चैनल पर डाल दी जाएंगी। आप हमारे ग्रुप में हैं या नहीं है? सर नहीं है। अच्छा ठीक है, तो आप अभी आप जो है अपना व्हाट्सएप पे हमें नंबर पे इस पे भेज दीजिए, लिंक कर दीजिए इस नंबर के ऊपर, 9871481152, मैं आपको लॉग इन कर लूँगा उसमें। श्योर सर, थैंक यू सो व्हाट्सएप मच। भेज दीजिए अपने नाम के लिए। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन कहता है कि बेटा है एक बेटा है और 5 बेटियां हैं। तो बेटा और बेटियां जब कभी भी एग्जिस्ट करती हैं, अब हम कैटेगराइज करते हैं इसको, बेटा और बेटियां जब भी एग्जिस्ट करती हैं तो अकॉर्डिंग टू दी बुक जो आपको दिया गया है, जो सॉफ्ट कॉपी आप लोगों के पास है, उसमें हम जाके देखते हैं कि ये जो बुक है, इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको भेज दी जाएगी। जब कभी भी बेटा और बेटा बेटी एग्जिस्ट करेंगे, वो रेसिडुअरी के अंदर आते हैं, वो प्राइमरी ईयर्स के अंदर नहीं आते। 3 तरह के इनहेरिटर्स होते हैं, एक ज़बिल फ्रूज कहलाते हैं, वो जिनके हिस्से कुरान करीम में फिक्स्ड हैं या शरीयत मुतारा के अंदर फिक्स्ड हैं। असबात वो हैं कि जिनके हिस्से फिक्स नहीं हैं, इन लोगों को देने के बाद अगर बचता है तो इन लोगों को जाता है। तीसरे ज़बिल अरहाम हैं, जो कि दूर के रिश्तेदार हैं, इसमें मामू आ जाते हैं, नाना नानी आ जाती हैं।
तो इनको रियर चांस कभी जाता है कि जब दोनों एग्जिस्ट ना करें ऊपर के तो जाता है, अदरवाइज तो ये दोनों ही सारा सरमाया ले जाते हैं। इसमें पूरी लिस्ट है कौन किस कैटेगरी में आता है, ये धीरे धीरे जब 120 क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह याद होता रहेगा। फिलहाल बताना ये था कि जो रेसिडुअरी हैं उनकी 3 कैटेगरीज हैं। एक कहलाती है आसबा बी गैरी ही, इसमें आदमी और औरतें दोनों आती हैं। असबा मा गैरी ही, इसमें केवल वीमेन है। और असबा बी नफ्सी, इसमें केवल मैन है। अब हमें इसमें तंग होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमें समझ में नहीं आता ये क्या होता है, आप उसको इतना सा याद रखें कि जब कभी भी बेटा बेटी के साथ होगा उसको रट लें, याद कर लें, जैसे बच्चा पहली क्लास में पोयम याद कर लेता है, टिंकल टिंकल है जी। बेटा और बेटी अगर एक साथ हैं, पोता और पोती एक साथ हैं, रियल सिस्टर रियल ब्रदर, या फुल सिस्टर और फुल ब्रदर बोल सकते हैं, पैटर्नल सिस्टर और पैटर्नल ब्रदर, जब कभी भी ये 4 एग्जिस्ट करेंगे तो इनकी कैटेगरी आसबा बी गैरी ही कहलाएगी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ABG, बोलेंगे आसबा बी गैरी। तो जब कभी भी ये एग्जिस्ट करते हैं इनका रेशियो 2:1 ही होता है। अगर किसी शख्स की मौत हुई और उसने बेटा और बेटी को छोड़ा, एक बेटा और एक बेटी छोड़ी, तो उसकी प्रॉपर्टी के 3 ही हिस्से होने, जो समझाया पीछे, 3 लाख रुपए, 2 लाख बेटे को, 1 लाख बेटी को। अब सपोज करें कि ये नहीं है, बेटा बेटी नहीं है, उसके पोता और पोती हैं, एक पोता है और एक पोती है, तभी भी 3 हिस्से होंगे, 2 लाख पोते को और 1 लाख पोती को। मान लें ये भी नहीं है, मरने वाले ने केवल रियल सिस्टर और रियल ब्रदर को छोड़ा है, तब भी 3 लाख के 3 ही हिस्से होंगे। आयत नंबर सूरा निसा की 176, आखिरी आयत यस्तफ्तूना का जहाँ शुरू होती है। तो रियल ब्रदर और रियल सिस्टर एग्जिस्ट करते हैं, रियल ब्रदर को 2 हिस्से मिल जाएंगे, रियल सिस्टर को 1 मिल जाएगा। लेट्स से ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो पैटर्नल ब्रदर को 2 हिस्से, पैटर्नल सिस्टर को 1 हिस्सा। तो जब कभी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे बेटा और बेटी, पोता और पोती, रियल ब्रदर रियल सिस्टर, पैटर्नल ब्रदर पैटर्नल सिस्टर, तो वो आसबा बी गैरी कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं। और इसको भी फॉलो कर लें थोड़ा सा, क्योंकि ये भी अभी हमारे क्वेश्चन में आने वाला है। आसबा बी नफसी यानी इट सेल्फ वो रेसिडुअरी है, जो बंदा इट सेल्फ रेसिडुअरी है। अगर केवल बेटा हो तो रेसिडुअरी है, पोता हो तो रेसिडुअरी, ये लिस्ट दे रखी है। तो ये लिस्ट ऐसे भी फॉलो होगी और ऐसे भी फॉलो होगी। हमारी कंडीशन में जो अभी सवाल दिया गया है उसमें अगर आप देखें तो कैटेगराइज करना बड़ा जरूरी है। इसमें बेटा भी है और ब्रदर भी है, बेटा भी है और ब्रदर भी है। तो अगर इसको अगर हम देखते हैं तो आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि हमारे सवाल में बेटा भी है और हमारे सवाल में रियल ब्रदर भी है। रिलेशन के एतबार से कौन ज्यादा करीब है मरने वाले के? जी, एक शख्स मरा, उसने अपना बेटा बेटी को भी छोड़ा, उसने अपना भाई को भी छोड़ा, कौन ज्यादा क्लोज है मरने वाले के? जी भैया आंसर दें। सर बेटा ही होगा ना? बेटा ही है, क्योंकि डायरेक्ट है वो, और जो भाई है वो बाप के थ्रू है या माँ के थ्रू है, राइट? यस सर। तो ये ज्यादा क्लोजेस्ट है। तो जो नियरेस्ट या क्लोजेस्ट होगा, जहाँ पे ज्यादा बाउंड होगा रिलेशन का, वो पहले पाता है। तो यहाँ पे बेटे की वजह से रियल ब्रदर का शेयर नहीं होगा। तो ये चीज जो है कहाँ से मिल सकती है? यू विल गो टू दी शेयर ऑफ ब्रदर, यहाँ पे आप जाइए, ये किताब आप बार बार फॉलो करेंगे इंशाल्लाह तो याद होता रहेगा। देखिए यहाँ पे शेयर ऑफ रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर है। यहाँ ये कहा गया कि कब नहीं है रियल ब्रदर और रियल सिस्टर का कोई हिस्सा नहीं है। कब नहीं है? जब मरने वाले की का बेटा मौजूद हो या पोता मौजूद हो या पड़पोता मौजूद हो, तो ना रियल ब्रदर का हिस्सा है ना रियल सिस्टर का, या फादर ग्रैंड फादर ग्रेट ग्रैंड फादर हो। तो हमारे सवाल में किसका हिस्सा कोई नहीं है? ये आता है किस कैटेगरी में? आसबा बी नफसी ही के अंदर। और ये जो कैटेगरी है ये आती है आसबा बी गैरी ही के अंदर। अब जो ये ब्रदर है इसका कोई शेयर नहीं है। किस वजह से? बेटे की वजह से।
इसका कोई शेयर नहीं है, नो शेयर ड्यू टू सन, बेटे की वजह से। इसका मतलब अब इनहेरिटर्स कितने रह गए, कितने एयर्स रह गए हमारे पास? केवल 2, सिर्फ ही रह गए ना। दैट इज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसकी आपके पास कैलकुलेशन में आएगा नहीं। तो मरने वाले का 1 सन है और 5 डॉटर है। जी, कोई बताएगा 3 लाख रुपए के कितने डिवीजन होंगे भाई? जो पीछे सवाल लिया था, अगर इनहेरिटेंस अमाउंट इस 3 लाख है, 3 लाख रुपए है, तो एक शेयर कितने का निकलेगा? बताएं कोई जल्दी से। 7। 7 क्या? 7 का भाग लगाएंगे सर 3 लाख में। 6 का भाग लगाएंगे। 6 तो है। 42,80,8 अरे सन का 2 होगा, 8,800। डॉटर का 1 होगा, तो 7 हो गया ना। हाँ सात जी को। सर, तुम 3 लाख में डिवाइड करोगे ना, 42,857 रुपये। ठीक है, तो 3 लाख को आपने डिवाइड कर दिया किससे? 7 से, तो 42,857 कुछ आ गया। हाँ जी, 57 पॉइंट कुछ। अब आपको पता है कि भाई किसको 2 हिस्से देने हैं, किसको 1 देना है, राइट? बेटे को आपके पास डबल चला जाएगा, आपके पास मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा उसका, और हर बेटी को इतना इतना मिल जाएगा। तो ये रेगुलर, जब आप 120 क्वेश्चन कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप मास्टर हो जाएंगे इस चीज़ के। चिंता ना करें, होमवर्क भी करते रहें, क्लास वर्क भी करते रहें। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। अब यहाँ थोड़ा सिंसियरिटी के साथ काम करना है, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए इसके अंदर। देखें, इस तरह के वो सवाल तो ये था कि एक एक लाइन में हल हो गए। जब इस तरह के सवाल होंगे तो उसमें 4 स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 लिखेंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स। जो साथ साथ लिखना चाहते हैं साथ साथ लिख लें, जो बाद में नोट करना है बाद में कर लें। एंड देयर शेयर्स, यानी हम एक कैटेगरी बना लें, कितने लोग हैं, क्या हिस्से हैं, क्या नहीं है, उसके बाद कैलकुलेशन करें। तो मरने वाले ने अपने पीछे वालिद साहब को छोड़ा, मरने वाले ने अपने पीछे डॉटर को छोड़ा, मरने वाले ने अपने पीछे वाइफ को छोड़ा। बुक मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले समझा देता हूँ। सूरा निसा की आयत नंबर 11 के अंदर, 4:11 के अंदर मेंशन है किसका हिस्सा? वालिद साहब का। 4:11 के अंदर ये मेंशन है किसका हिस्सा? डॉटर का। और 4:12 के अंदर मेंशन है किसका हिस्सा? वाइफ का। कितना कितना मेंशन है? जिनके हिस्से कुरान करीम में या हदीस मुबारक में दिए गए हैं, फिक्स्ड हैं, उनको जबिल फरूज बोलते हैं, या फिक्स शेयरर बोलते हैं, या कोटा शेयरर बोलते हैं। ये ZF हो गया, जबिल फरूज, यानी फिक्स हिस्से वाले। औलाद की मौजूदगी में बाप का हिस्सा 1/6 तो होना ही होना है। लेकिन जब औलाद में बेटी मौजूद हो तो वालिद साहब की 2 कैटेगरी एग्जिस्ट करती हैं। क्या हो गया, सारे लोग जाते जा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है? नहीं सर, प्लीज कंटिन्यू। 3 लोग रह गए हैं, 4, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी रहना चाहिए क्लास में, मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। वालिद साहब की 2 कैटेगरी बनेंगी। वालिद साहब बेटी की मौजूदगी में 1/6 तो पाएंगे ही पाएंगे, प्लस वो रेसिड्यू भी पाएंगे, यानी R, अगर डॉटर है तो। ये कहाँ से मिलेगा? ये आप फिर किताब में जाइए, ये किताब रही, और यहाँ जाके, टफ नहीं है कोई भी चीज़, धीरे धीरे आ जाएगी। टफ ना मान के चलें किसी चीज़ को। देखें यहाँ पे वालिद साहब को 3 तरीके से हिस्सा मिल रहा है, 1 2 3, 3 तरीके से उनको शेयर मिल रहा है। अगर मरने वाले ने केवल बेटा, पोता या पड़पोता छोड़ा होता तो द शेयर ऑफ फादर विल बी केवल 1/6 ही होता।
अब चूंकि हमारे क्वेश्चन में मरने वाले ने बेटी को छोड़ा है, या पोती होती या पड़पोती होती, तो वालिद साहब के दो हिस्से होते हैं। ए का मतलब वो आसबा भी होता है, C2 का मतलब कैटेगरी नंबर 2 में, क्योंकि पहली कैटेगरी में बेटा पोता पर पोता आता है, दूसरी में बाप दादा परदादा आते हैं, दैट वाई C2 कैटेगरी है। ZF का मतलब जबिल फ्रूज, तो जबिल फ्रूज के अकॉर्डिंग कुरान करीम में तो ये हिस्सा फिक्स हो गया। लेकिन अगर प्राइमरी ईयर्स को देने के बाद बच रहता है तो वालिद साहब को आर भी जाएगा, और अगर कोई औलाद ना होती तो वालिद साहब को सबसे बाद में मिलता, प्राइमरी ईयर्स को देने के बाद। तो हम अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो है, वालिद साहब का 1/6 भी हो गया, प्लस ये भी हो गया। अब हम आते हैं डॉटर की तरफ। डॉटर अगर एक हो, युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़स्नतैनि फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक व इन कानत वाहिदतन फ़लहन निस्फ़ व इन कानत वाहिदतन फ़लहन निस्फ़, यानी अगर बेटी एक ही हो तो उसका आधा है। ये 4/11 से हो गया। 4/12 में शुरू हो गया वलकुम निस्फु मा तरका से, तो बीवी का जो हिस्सा है औलाद की मौजूदगी में, वाइफ का हिस्सा है 1/8। अब आप फिर किताब पे चले जाइए, क्योंकि आपको जब तक याद नहीं होगा किताब दिखानी पड़ेगी। यहाँ पे आ जाइए, बीवी का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में कितना है, चाहे बेटा हो, पोता हो, पड़पोता हो, बेटी हो, पोती हो, पड़पोती हो, 1/8 हो गया। और अगर बेटी अकेली है तो बेटी का कितना है, अगर बेटी अकेली है, नो सन बट ओनली वन डॉटर इज प्रेजेंट, देन द शेयर ऑफ डॉटर इज 1/2, आधा है। हम देते नहीं हैं, जुल्म हम करते हैं। तो ये पहला स्टेप हो गया। नाउ कम टू दी स्टेप नंबर 2। एक भी सवाल अगर आपने ढंग से सीख लिया तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सीख लिया। बिल्कुल स्लो स्लो मोशन में चलें, जहां आपको कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी। स्टेप नंबर 2, टोटल शेयर ऑफ ZF, जबिल फरूज के कुल हिस्से, जबिल फरूज के कुल हिस्से। तो पहला काम है कैटेगराइज करना, कौन किस कैटेगरी में आता है, किसका हिस्सा कि कहाँ पर लिखा हुआ है, वो आप वहां से मेंशन कर सकते हैं कि भाई ये जो वाइफ का जो हिस्सा है ये 4/12 के अंदर मौजूद है, बेटी का हिस्सा 4/11 में मौजूद है, और ये भी आपके पास 4/11 के अंदर मौजूद है, यानी आयत नंबर 11 सूरा नंबर 4। टोटल शेयर ऑफ ZF जब निकालेंगे तो यहाँ पे फादर को हम F लिख लेंगे, डॉटर को D लिख देंगे, वाइफ को W लिख देंगे। अब वाले साहब का हिस्सा कितना है, 1/6। बेटी का कितना है, 1/2। बीबी का 1/8। एलशियम कितना होगा, कोई बताएगा भाई, व्हाट विल बी द एलशियम? 24। 24। मोटा मोटा सा थंब रूल याद रखना है कि जब कभी भी 8 नीचे आता है तो ये 24 आ जाता है। तो हमारे जो उलमा हजरात जब निकालते हैं तो चूंकि शॉर्टकट उन्होंने बना रखे हैं कि ये मसला 24 से हल होगा, ठीक है, जब 8 का भी आएगा तो 24 से ही वो हल होना है मसला, यानी एलशियम, जिसको हम बोलेंगे आपके पास इसका मखारिज जो होगा वो 24 होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 6 चक 24, 12 दूनी 24, 8 3 24, कितना हो गया टोटल भाई, हाउ मच? जी बोलते रहें भाई। 19/24। हाँ, कोई 19/24। बोलते रहेंगे तो एटलीस्ट क्या है कि इंटरेस्ट लगा रहेगा। तो 19/24 यानी समथिंग इज लेफ्ट, कुछ छूट गया है, ऊपर की वैल्यू कम आ रही है। स्टेप 1 हो गया, 2 हो गया, कम टू दी स्टेप नंबर 3। और इसी तरीके से पढ़ाएं, जिसको ही पढ़ाना हो इंशाल्लाह सब कुछ आसान हो जाएगा, पढ़ाने से भी आता है। शेयर ऑफ असबा बी नफसी, वालिद साहब असबा बी नफसी हैं, आर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, यानी शेयर लेफ्ट फॉर फादर, शेयर लेफ्ट फॉर फादर। चूंकि फादर को 1/6 तो मिल गया, आर और मिल रहा है, तो जो टोटल
उसकी स्टेट थी मरने वाले की, वो एक ही है, चाहे वो 1 करोड़ की हो चाहे 100 घर हो, वो एक ही तरह का माना जाएगा, माइनस टोटल शेयर ऑफ ZF। अब यहाँ पे टोटल ना लिखकर अगर फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स में जाते हैं तो यहाँ पे आप टर्म ले सकते हैं, क्योंकि जो फ्रैक्शन है दैट इज द पार्ट ऑफ द होल है। जब हम 5वीं क्लास में फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ एक रोटी बना के दिखाई जाती है, ब्रेड बना के दिखाई जाती है, तो होल माइनस यानी टोटल में से टोटल शेयर ऑफ ZF। होल हमेशा एक ही होना है, होल का मतलब कंप्लीट, होल का मतलब दैट इज दी होल, माइनस 19/24। ये कौन ले गया? ये 3 लोग मिलके ले गए जिनके हिस्से कोटा मैनेजमेंट के अंदर चले गए, फिक्स शेयरर के अंदर चले गए। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, ये 24 ही आ जाएगा, यहाँ पे 19 हो जाएगा, ये कितना आ गया? 5/24। अब वालिद साहब को भाई 2 तरीके से मिल रहा है, फादर इज गेटिंग फ्रॉम 2 साइड, एक जो अल्लाह ताला ने लिख दिया वो, और एक जो बचा रेसिड्यू वो भी उसको मिल रहा है। तो टोटल शेयर ऑफ फादर हो गया, टोटल शेयर ऑफ फादर हो गया ZF के थ्रू मिला हुआ अमाउंट प्लस R के थ्रू मिला हुआ अमाउंट। तो ZF के थ्रू कितना मिल रहा है? 1/6, और R के थ्रू कितना मिल रहा है? सिंप्लीफाई करें कितना आएगा भाई जी? सिंप्लीफाई करें, एलसीएम कितना आएगा? कोई भी सिंप्लीफाई करें, व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, क्या होगा? 24 है, नीचे 24 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा? 6 से 4 हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 1 1 क्यों आएगा? 24 से 24 डिवाइड ऊपर 5 है, सॉरी ऊपर 5 है, यस 5 दैट विल बी 9/24। नाउ यस। अब आप ये देखिए कि अगर हमें ये कैलकुलेशन नहीं आती है तो हम क्या मिस्टेक करेंगे, हम ये बोल देंगे वाले साहब को मिलनी है 1/6, फिर तो काम ही खराब हो जाएगा। जब तक वी विल नॉट फॉलो दी सुन्ना, जब तक हम हदीस मुबारक को फॉलो नहीं करेंगे हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वालिद साहब का कितना लिखा हुआ है उसके अंदर? केवल 1/6 लिखा हुआ है कुरान करीम में, ये नहीं लिखा हुआ है। ये आपको कहाँ से मिलेगा? हदीस मुबारक से मिलेगा जाके। तो यहाँ पर हमें फॉलो करना चाहिए सारा दोनों ही चीजों को। तो अब हमने निकालना है स्टेप नंबर 4, दैट इज द फाइनल आंसर। स्टेप नंबर 4 यहाँ हम लिखेंगे टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। वहां जबुल फरूज के लिखे थे, असबा बिन नफसी के लिखे थे, अब सबके एक साथ लिख देंगे, फादर प्लस डॉटर प्लस वाइफ। अब फादर की वैल्यू विल नॉट टेक दी 1/6, अब ये नहीं लेंगे, फादर की वैल्यू टोटल मिलाकर हो गई जो कि 9 कितना आ रहा है? 24। तो 9/24 इज द शेयर ऑफ फादर, डॉटर का जो शेयर है दैट इज 1/2 है, वाइफ का 1/8 है। अगेन टेक द एलसीएम इज कमिंग 24, दैट इज 9, दैट इज 12, और 8 × 24 कितना हो गया? पूरा हो गया डिवीजन भाई, ये बच गया? पूरा हो गया 24। इसका मतलब ये हो गया कि अगर वही अमाउंट अगर हम लें अपना, जो पीछे हमारा इनहेरिटेंस अमाउंट चला आ रहा था जो पिछली बार से किया था, 40,000 मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि जिस बंदे की डेथ हुई है यहाँ पे, जो डिसीज पर्सन है उसका जो टीपीए, उसका जो इनहेरिटेंस अमाउंट है सब कुछ निकालने के बाद, लेट से फॉर एग्जाम्पल 40,000 है, 40,000 जो हमने लास्ट टाइम पे कैलकुलेशन किया था। तो आफ्टर दी दैट आपके पास फिनरल और कर्ज वगैरह सब निकालने, विल निकालने के बाद उसका इनहेरिटेंस अमाउंट 40,000 है, तो डिस्ट्रीब्यूट दी 40,000 अमंग दी एयर्स में या उसके वारिसीन में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो यहाँ पर स्टेप नंबर आपके पास जब 5 में जाएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर ऑफ इनहेरिटर्स इन अमाउंट, शेयर ऑफ इनहेरिटर्स इन अमाउंट। तो शेयर ऑफ इनहेरिटर्स जब इन अमाउंट लिखेंगे तो यहाँ पे आपने 1 शेयर का अमाउंट निकालना होगा। तो 1 शेयर अमाउंट जब निकालेंगे
तो वो कितना निकलेगा, इनहेरिटेंस अमाउंट ऑब्लिक 24। तो 40,000 को जरा डिवाइड करें कोई, 24 से कितना आ रहा है भाई? 1666 रुपये 66 पैसे। 1666 रुपये 66 पैसे। तो शेयर ऑफ फादर, तो वालिद साहब को कितने पैसे जाने चाहिए? 9 × 16,666.66। और डॉटर को कितने जाने चाहिए? 16,000 नहीं सर, 1600 है वो। हैं? 1600 है? 1600 है। अच्छा 1600 कर लीजिए। हम्म, 1666.6, राइट? हम्म, ठीक है, इसको भी मॉडिफाई कर लीजिए। 1666.66। अब निकालिए इसकी आंसर कितना आ रहा है। डॉटर का हो गया, वाइफ का हो गया, डब्ल्यू का मतलब वाइफ हो गया। इसको 3 हिस्से जा रहे हैं, कितना हुआ? वालिद साहब को कितने जा रहे हैं टोटल, गुणा कीजिए भाई कोई। कर तो मैं भी दूं, आप लोगों को सिखाना है ना मुझे, मैं तो सीख चुका 7 साल में, अल्लाह का शुक्र है। हाँ प्लीज मल्टीप्लाई इट। हुमा खालिद आप खामोश हो गए बिल्कुल। जी मैं ही मल्टीप्लाई करूंगा क्या? चलिए भाई ये काम भी मैं कर लेता हूँ। into 9। 40,000/24 इक्वल मल्टीप्लाइड बाय 9। 15,000 वालिद साहब को चला गया। जी। 12 से मल्टीप्लाई किया, 20,000 डॉटर ले गई। और फिर जो बचा अमाउंट आपके पास, वो किसके पास चला जाएगा? वो वाइफ के पास चला जाएगा। वाइफ के पास। कितना गया वाइफ के पास? 5,000 रुपये। पूरा डिवाइड हो गया भाई, जी। 40 हो गया। तो दैट इज द प्रोसीजर। ये बड़ा आसान है, टफ नहीं है। अद्दीनो युस्र, दीन आसान है, हमने टफ कर लिया। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन भाई, किसी कोई हैंग अप हो रहा हो, समझ नहीं आ रहा हो, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, बिना इससे मैथ, टोटल मैथ है। 820 एडी में मोहम्मद बिन मूसा अल खवारिज़मी, अगर हम नेट पे जाके सर्च करेंगे मोहम्मद बिन मूसा अल खवारिज़मी, इन्होंने अलजबर वल मुकाबला किताब लिखी थी, इसको बाद में अलजबरा का नाम दिया गया। फिर वहीं से ये फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स शुरू हुआ। तो ये बहुत पुराना टर्म है, ये भी हम ही लोगों ने डिस्कवर किया था, बट ये कि हम पढ़ते नहीं तो फिर दूसरों के नाम से चला जाता है। अच्छा अगला क्वेश्चन लिया जाए भाई। यहाँ कोई शिकायत तो नहीं किसी को, किसी की कोई दिक्कत समझने में? एवरीथिंग इज ओके? जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, क्योंकि अभी 8-9 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। ये वाला क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में कम डोज देना चाहिए, ज़्यादा नहीं देना चाहिए। पहला स्टेप क्या होगा? और रिक्वेस्ट ये है कि पूरे हफ्ते में एटलीस्ट कॉपी बना लें, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, 5-6 150 लोगों में से एटलीस्ट 6 लोग हैं, तो यही तकरीबन अगर हो जाते हैं तो 6,000 लोगों ने सीख लिया मेरे अकॉर्डिंग। तो लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स, लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स। मरने वाले ने अपने पीछे शौहर को छोड़ा है, तो शौहर बचा है तो मरा कौन होगा? बीवी। बीवी मरी होगी, अंडरस्टूड है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है किसकी डेथ हुई है। एक सन है और एक डॉटर है। अगर किसी की डेथ हो जाए और डेथ के 2-4 दिन के बाद ही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो फिर ये दिक्कतें नहीं आएंगी, कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है, सब कुछ तो आसान है, आप खुद अपने हाथ से कर सकते हो। लेकिन जब 20-20 साल हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते तो और किसी की डेथ हो जाती है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे, दैट इज नोन एज मुनासखा। हस्बैंड हमेशा प्राइमरी ईयर से, सेकेंडरी कभी नहीं होता है। औलाद मौजूद है, इसलिए शौहर का हिस्सा 1/4 होगा, 1/4। सूरा निसा की
आयत नंबर 12। बेटा और बेटी जब एग्जिस्ट करते हैं, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, आयत नंबर 11, 4:11 में मौजूद है। जब बेटा और बेटी एक साथ हो जाएं तो असबा बी गैरी ही बन जाते हैं। यानी बेटी अगर अकेली है तो प्राइमरी एयर्स है, याद रखें। बेटी अगर अकेली है तो वो प्राइमरी एयर्स के अंदर आती है, लेकिन जब उसका भाई साथ में हो जाता है, यानी बेटा भी आ जाता है, तो फिर वो सेकेंडरी में चली जाती है, रेसिडुअरी बन जाती है इसके साथ में, बेटे के साथ में। इनको क्या मिलेगा? आर बचा हुआ, और आर के अंदर ये 2:1 के हकदार होंगे। ये आयत नंबर है जी। ये सूरा अन-निसा की बात की जा रही है, सूरा अन-निसा की बात की जा रही है। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। कम टू दी स्टेप नंबर 2, टोटल शेयर ऑफ ZF, टोटल शेयर ऑफ ZF। अब टोटल शेयर ऑफ Z में एक ही फर्द है, यानी H यानी हस्बैंड, 1/4 लेगी। औलाद है, 1/4 नहीं होती तो आधा ले जाता। स्टेप नंबर 3, शेयर ऑफ असबा बी गैरी ही, यानी रेसिडुअरी विद आपके पास डॉटर के साथ में है। तो यहां पे हम लिखेंगे पहला स्टेप, शेयर लेफ्ट फॉर, बचा है 1 सन, 1 S लिख देते हैं एंड 1 D। व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग? आर। टोटल में से, यानी पूरी प्रॉपर्टी में से माइनस कर रहे हैं 1/4 को। ये 4 आ गया, ये 4 माइनस 1 बराबर 3/4। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर होगा। एक रोटी है, 1/4 खा लिया, 3/4 बच गई। जी। नाउ कम टू दी स्टेप नंबर बी। अब यहां हम लिखेंगे रेशियो ऑफ 1 सन एंड 1 डॉटर। उर्दू में इसको बोलते हैं बेटा और बेटी की निस्बत। इसको हम लिखेंगे लाइक दैट S:D इक्वल टू 2:1। अगर 2 बेटे होते तो 2S लग जाते, 3 बेटियां होती 3D लग जाती। हमारे पास 1 सन और 1 डॉटर है। इसका सी स्टेप, एडिशन ऑफ ratios of 1 son and 1 daughter। तो S + D कर दिया जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 + 1 इक्वल टू 3। यानी 3/4 जो माल बचा है उसके हाउ मच डिवीजन? 3 डिवीजन होने हैं। ये पीछे से भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी। ये फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो डी में लिखा जा रहा है। बेटा बेटी हूं तब भी ये फार्मूला अप्लाई होगा, पोता पोती में भी, सगा भाई सगी बहन, सौतेला भाई सौतेली बहन। शेयर ऑफ सन इक्वल टू आर, यानी रेसिड्यू। आर का मतलब रेसिड्यू, मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ सन डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ ratios of 1 son and 1 daughter। अब देखिए इस फार्मूले में अगर ऐसा होता कि मरने वाले ने अपने हस्बैंड को छोड़ा होता और ये ग्रांड सन हो जाता, ध्यान से सुने, यही सवाल होता, ये ग्रांड सन हो जाता और ये ग्रांड डॉटर हो जाती, GD ग्रांड डॉटर,
एक ग्रांड डॉटर और एक ही हो जाता। तो फार्मूले में क्या चेंज होता है यहाँ पे, जीडी सॉरी जीएस, ये जीएस हो जाता, ये फार्मूले में हो जाता ग्रांड सन, शेयर ऑफ ग्रांड सन, और यहाँ पर क्या हो जाता ग्रांड सन, और ये ग्रांड सन और ये ग्रांड डॉटर। बात समझ में आई कुछ? अगर यहाँ पे रियल ब्रदर हो जाता, अगर ये रियल ब्रदर हो जाता और ये रियल सिस्टर हो जाती, तो ये रियल ब्रदर हो जाता, ये रियल सिस्टर हो जाती, यहाँ पे रियल ब्रदर और ये रियल ब्रदर और ये रियल ब्रदर और ये रियल सिस्टर। अंडरस्टैंड हो रहा है कुछ फार्मूला? जी जी। नाउ सबसे क्रिटिकल ये वाला फार्मूला है हमारे उलमा इकराम के लिए, चूंकि दे नोज ईच एंड एवरीथिंग बट ड्यू टू दी लैक ऑफ द नॉलेज ऑफ द मैथमेटिक्स, इसलिए ये दिक्कत पेश आ रही है। तो मैं उन लोगों की भी क्लास ले रहा हूँ, एक किताब मैंने लिखी है उन लोगों के लिए जो भी प्रिंटिंग में है, सिराजी से पहले रियाजी। सिराजी वो किताब है जो कि इसकी तकसीम मिरास की किताब पढ़ाई जाती है मदारिस में, मैथमेटिक्स जो है वो रियाजी हो गया। तो उनको फिर मैंने ये क्लास लेना शुरू किया कैसे फ्रैक्शनल को ऐड वगैरह करें। आर कितना बचा है हमारा वैल्यू, 3/4, 3/4। रेशियो ऑफ सन कितना है, हाउ मच, रेशियो ऑफ सन कितना है, सन का रेशियो कितना है 2, बेटी का रेशियो कितना है 1, 1 तो सन का जो रेशियो कितना लिखेंगे यहाँ पे 2, 2 और उनका रेशियो का एडिशन कितना है 3। 3 तो यहां पर ये जो वैल्यू आ रही है ये 2 आ रहा है फ्रॉम हियर, दैट इज 2, और जो 3 आ रहा है दैट इज 3, और जो 3/4 है दैट इज रेसिड्यू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, कोई बताएगा? जी भाई 1/2 तो ये यहां से 1/2 आएगा, ठीक है, इससे ये काट देंगे, ये 2 आ जाएगा, दैट इज कितना हो गया 1/2। 1/2 वेरी गुड। नाउ कम टू दी पॉइंट ई, शेयर ऑफ डॉटर। शेयर ऑफ डॉटर आर मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ डॉटर, रेशियो ऑफ डॉटर यानी बेटी की निस्बत ऑब्लिग एडिशन ऑफ ratios of one Son and daughter. son and one daughter, that is 3/4। बेटी की निस्बत 1 और निस्बतों का जोड़ 3, कितना आ गया सिंपलीफाई होके 1/4 1/4। अब ये हिस्से कुरान करीम में था, केवल आर की वैल्यू फिक्स नहीं थी, यानी 2 तरह के शेयर कुरान करीम में, फिक्स शेयर और अनफिक्स्ड शेयर। ये कुछ भी वैल्यू निकल सकती है कम ज्यादा, बट ये तो फिक्स्ड है ना हर एक के अंदर। तो यहां से जो अनफिक्स रेशियो थे वो हमने निकाले, और अब फाइनल आंसर स्टेप नंबर 4। इसी के बाद इंशाल्लाह क्लास खत्म करेंगे। किसी का कोई सवाल होगा तो पूछ लेंगे। टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। यहां पर आप जो है किसको लिखेंगे, हस्बैंड को लिखेंगे। ये हस्बैंड हो गया प्लस सन हो गया प्लस डॉटर। शेयर ऑफ हस्बैंड इज हाउ मच 1/4 इन द एग्जिस्टिंग टेंस ऑफ द किड्स। बेटे का कितना आया पीछे 1/2 आपने निकाला, बेटी का कितना आया 1/4 निकाला, एलसीएम 4 आ जाएगा, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, 4/4। यानी अगर वही अमाउंट ले लिया जाए जो आपके पास इनहेरिटेंस अमाउंट था, हाउ मच दैट वाज 40,000 था, तो एक शेयर जो है वो कितना हो जाएगा 40,000/4, यानी एक शेयर 10,000 रुपए का आ जाएगा। तो जो हस्बैंड है
उसको कितना मिलेगा 1 इंटू 10 बराबर 10,000 के। और जो सन है उसको कितना मिलेगा 2 इंटू 10 बराबर 20 के। और जो डॉटर है उसको 1 इंटू 10 बराबर 10 के, यानी दैट इज इक्वल टू 40,000 के। ठीक है जी, क्लियर है? एनी डाउट? क्लियर है। कोशिश कीजिए, दुआएं कीजिए कि ये काम पूरी दुनिया में फैले, क्योंकि इसकी वजह से बहुत कुछ काम खराब हो रहा है। जाने अनजाने में सारे लोग मिलजुल के हम मिल बांट के हराम माल खाने में लगे हुए। किसी के यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, किसी के यहाँ नहीं हुआ है, वो किसी शादी ब्याह में पार्टी में जाता है, उसके यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं हराम का जो लुकमा है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। चाहे आपको बुरा लगे या भला लगे, वो हम भी उसमें शामिल हैं और आप भी शामिल हैं। मैंने अपने घर का खुद जो फैसले जो 22 साल के बाद किए, क्योंकि पहले इल्म ही नहीं था, 7 साल से पढ़ना शुरू किया। तो इसको सीखें, सिखाएं, लोगों को ग्रुप बनाएं। मेरी जब ज़रूरत हो, फ्राइडे मेरा यही काम है, पढ़ने और पढ़ाने का सबको। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो बातचीत कर सकते हैं भाई। शहजाद साहब से तो मेरी बातचीत होती रहती है, मुश्ताक खान साहब से ही बातचीत हो गई है उसके ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, और किसी जी से बातचीत नहीं हुई है। मोहम्मद फराज हसन साहब कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं अब? जावेद अफजल साहब? आपने क्या पूछा? मैंने पूछा कि आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, आप एडवोकेट हैं या आप कुछ और आपका? जी नहीं, मैं एडवोकेट नहीं हूँ, मैं जॉब करता हूँ अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में। किस फील्ड में है? जी मैं है इंश्योरेंस। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ये ठीक है, अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं जावेद अफजल एडवोकेट हूँ, पंजाब से हूँ। अच्छा और मैं वक्फ ट्रिब्यूनल का मेंबर भी हूँ, पंजाब वक्फ ट्रिब्यूनल का। अच्छा अच्छा, हाँ जी। चलिए तो शुक्र। बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा स्टेप शुरू किया है। तो इसको एक आप पहले थोड़ा सा बता दिया करें ताकि शेयर कर दें, थोड़ा सा बंदों को पता नहीं, लग जाए, मैंने लेकिन मैंने तो साहब दोपहर में 12 बजे में डाल दिया है मैंने, और पूरे हफ्ते ये जो आईडी है दैट आप मेरे ग्रुप में शामिल हैं, हाँ जी। आप शामिल हैं उसके अंदर। हर फ्राइडे में यही टाइम रहना है, 8 बजे, सेम जूम आईडी रहनी है। अपनी तरफ से जहां फॉरवर्ड करना है फॉरवर्ड करें, बट उनको ये ठीक है बता सर। दें कि भाई ये जो ग्रुप बनाया गया है दैट इज ओनली डेडिकेटेड फॉर द इनहेरिटेंस कैलकुलेशन के लिए है, बाकी किसी और पोस्ट के लिए नहीं है। क्योंकि बार बार हमें ठीक है लिखना सर। पड़ता है कि डू नॉट पोस्ट एनीथिंग। हाँ जी, हाँ वो करते रहते हैं, हटते नहीं है लोग, क्या करें, बहुत वो। ठीक है, 7 लोग जी भी हैं हमारे लिए, तो ये 7,000 के बराबर है इंशाल्लाह। जब मैं अकेले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ और इंडिविजुअल बंदे को मैं पढ़ाता हूँ जाके, तो ठीक है जी, ठीक। मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊँ, आप लोग साथ में लगे रहें और जी होमवर्क जी, भी हम साथ हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। बहुत बढ़िया है, मैं तो कहता हूँ हम आई हफ्ते आया करेंगे आपकी क्लास में। ठीक है इंशाल्लाह। चलिए मैं इसको अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। दूसरी क्लास मेरी 9:30 है इनहेरिटेंस की, इसलिए मुझे दूसरी क्लास के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि ठीक है, मुझे ठीक है, दूसरी लोकेशन पे जाना है अभी। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। किसी का कोई सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, और किसी के पास कोई अगर मेरे ग्रुप में शामिल नहीं है तो इस नंबर पे बराए करम मुझे इन्फॉर्मेशन दे दें, मैं उनको ऐड कर लेता हूँ। 9871481152। बहुत बहुत शुक्रिया होगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।